डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो ग्रामर पर बेस्ड है। और ये आज का जो टॉपिक है अपना वो है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे रूल्स डिस्कस करूंगा एक्टिव पैसिव के और विद एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल इसमें इतने होंगे कि आपको एक ही वीडियो में पूरा एक्टिव पैसिव रट जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक्टिव पैसिव होता क्या है समझे जरा। कोई भी सेंटेंस है, जैसे मैंने एक इधर सेंटेंस लिया हुआ है, मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। फिर दूसरा है अब लेटर इज रिटन बाय मोहन। एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। यानी ऊपर वाला सेंटेंस आप देख रहे होंगे और नीचे वाला सेंटेंस देख रहे होंगे। इसमें जो है ऊपर मोहन करता है, मोहन काम कर रहा है, और पीछे जो है जो सब्जेक्ट है वो पीछे रख दिया हमने, मोहन को यहाँ फिक्स कर दिया। तो हालांकि सेंटेंस के दोनों इन सेंटेंस में जो सेंस है, जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो एक ही है कि मोहन पत्र लिखता है या मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, बात एक ही है। लेकिन दोनों में एक चीज अलग है। वो चीज ये कि पहला जो सेंटेंस है जिसको हम एक्टिव बोलेंगे, उसमें जो सब्जेक्ट है, जैसे मोहन सब्जेक्ट है, मोहन अपनी जगह है, यानी मोहन जो है सब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह ही है। और दूसरे सेंटेंस में हम ये पाएंगे कि जो आ लेटर ऑब्जेक्ट है वो मोहन की जगह रख गया। यानी अब हम इसकी अगर परिभाषा देखें, डेफिनेशन देखें, तो हम ये पाएंगे कि जहां सब्जेक्ट अपनी जगह हो, यानी सब्जेक्ट अपना ही काम करे, या ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही रखा हो, तो वो समझिए एक्टिव है। और जहां सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख दिया जाए वो पैसिव वॉइस है। तो आप इसमें समझ गए होंगे होना क्या है एक्चुअली, कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख दिया जाना है और फिर सेंटेंस को जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनाकर, यानी उसको सबसे लास्ट में वाई के साथ रख देना है। तो इतना आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब जो मेन बात है, तो इतना क्लियर हो गया आपको, जहां सब्जेक्ट अपनी जगह ही हो वो जानिए आप एक्टिव वॉइस है। और जहां सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाए और सब्जेक्ट को लास्ट में रख दिया जाए बाई एजेंट के साथ, तो समझिए वो पैसिव है। तो फिर से एक बार इसका अर्थ देखें, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। तो अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, मोहन द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। यानी एक ही बात को दूसरे ढंग से कह दिया। हमने एक बात को शुरुआत जब की तो हमने बोला उसको सब्जेक्ट के थ्रू, और दूसरी बात जब हमने की तो हमने बोला उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू। दोनों बात एक ही है, बस कहने का अंतर हो गया। तो अब देखते हैं जरा इसके रूल्स पर बात करते हैं कि एक्टिव पैसिव का जो मेन रूल है, यहां मैं और अधिक रूल्स नहीं आपको बताऊंगा, जो मेन है रूल वही बताऊंगा। तो एक्चुअली आपने अभी तक सुना होगा, टेंस में आपने देखा होगा, जब भी कोई सेंटेंस हम बनाते हैं, एफर्मेटिव या नेगेटिव कुछ भी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस को ही ले लीजिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। वो बात अलग है कि मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती हैं टेंस के हिसाब से। और यदि नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट इस टाइप से लिखते हैं। इंटेरोगेटिव होता है तो यस नो टाइप अगर इंटेरोगेटिव में होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट, ऐसे हम लिखते हैं ना। और यदि कोई क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब लास्ट में, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये रूल है, जनरली ये एक्टिव का रूल है। ऊपर जो मैंने दिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। अब पैसिव में होगा क्या, तो आप जरा गौर से समझिए। बहुत आसान है एक्टिव पैसिव को बनाना, बड़ा ही आसान है। बस हमें करना क्या है, हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं। हमें क्या करना है, जब एक्टिव से पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट की जगह रख देना है। ऑब्जेक्ट को हमें क्या कर देना है, सब्जेक्ट की जगह रख देना है। और जो सब्जेक्ट है उसको सबसे लास्ट में लिख देना है बाई एजेंट के साथ। आई थिंक आप इतना समझ पा रहे होंगे, जरा गौर से फिर एक बार समझिए। अब जैसे कि मैंने ये रूल बनाया है, ऑब्जेक्ट को उठाकर हमें सब्जेक्ट में बना देना है, क्योंकि हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो जरा गौर से समझे। तो जब हम किसी के, जैसे हम शादी में जाएंगे तो शादी के लिए जो कपड़े हैं वही कपड़े तो पहनेंगे ना, घर वाले कपड़े तो पहन नहीं सकते। तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में ही लिखा जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें रूल में आपको बताया ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगी। मेन वर्ब, मेन वर्ब में एक्चुअली होता क्या है, कोई भी दुनिया का कोई भी आप एक्टिव से पैसे बनाइए तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें जो मेन पॉइंट है वो ये रखना है। इसमें दो ही मेन पॉइंट है। पहला मेन पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, यानी सब्जेक्ट की जगह रख देना है सब्जेक्ट के रूप में, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में सबसे लास्ट में बाई एजेंट के साथ रख देना, इतना ध्यान रखिए। अब मेन वर्ब दूसरी जो चेंजिंग होनी है वो ये होनी है कि मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म रखी हो, यानी कोई भी टेंस हो सकता है, किसी में आईएनजी लगी हो सकती है, किसी में थर्ड फॉर्म हो सकती है, किसी में सेकंड, किसी में फर्स्ट, तो कुछ भी फॉर्म लगी हो, जब हम पैसे बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लें, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है सब्जेक्ट के रूप में। फिर जो सब्जेक्ट है, अब चूंकि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख देंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे, तो सब्जेक्ट को कहां लिखेंगे, सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिखेंगे बाई एजेंट के साथ, और मेन वर्ब की लगा देंगे थर्ड फॉर्म। हो गया, आप इतना समझ गए हो, ये रूल है इसका। करते हैं हम टेंस में परिवर्तन की, यानी एक्टिव से जब पैसे बनाएंगे तो टेंस में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये कहना गलत है। एक्चुअली में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है आपका हेल्पिंग वर्ब में, यानी 12 जो टेंस होते हैं हमारे, उन 12 टेंस में से पहले तो आप ये समझ लीजिए 12 में से 4 का पैसे वॉइस नहीं बनता, यानी 12 में से 4 गए 8, केवल 8 का पैसे वॉइस बनता। वे 4 कौन से जिनका पैसे वॉइस नहीं बनता, यदि वे कौन से समझ लीजिए। तो पहला जो है वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका पैसे वॉइस नहीं बनता, इतना ये समझ लीजिए। तो एक तो ये हो गया, और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनते, उनका पैसे वॉइस नहीं बनता, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन ये 3 हो गए, और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। यानी ये जो 4 टेंस है इनका पैसे वॉइस हम नहीं बनाते। अब बचे जो 8, वे 8 हैं, उनका पैसे वॉइस हम बनाएंगे। अब जैसे कि इस टेबल में भी दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों का पैसे वॉइस नहीं बनेगा, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसे वॉइस नहीं बनेगा। इसको मैंने मार्क कर दिया है, तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस टेबल का। अब जो 12 में से 4 गए 8, अब जो 8 टेंस है उनका पैसे वॉइस बनेगा। तो जब पैसे वॉइस बनेगा तो इन टेंस में परिवर्तन जो करेंगे वो एक्चुअली में इनके टेंस में परिवर्तन नहीं करते, इनकी हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। तो कोई, अब इन 8 में से यदि कोई कोई टेंस है, किसी टेंस का सेंटेंस है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे वो कैसे करेंगे उसको जरा आप समझ लीजिए। पहले तो ये समझिए, प्रेजेंट, पहले इंडेफिनिट तीनों समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, जब ये टेंस दिए हो, इनका कोई सेंटेंस दिया हो, तो जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इनके ही आगे वाले सेंटेंस, आगे वाले टेंस की लगाएंगे। जैसे इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस दिया है तो वो कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। यानी इंडेफिनिट वाले अपने से आगे वाले में, यानी कॉन्टिन्यूअस वाले की हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं, इतना समझ लीजिए। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस कौन सी किस में चेंज होती है, यानी कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो इसको समझिए। पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब जिनका बनेगा वो 2 है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होना क्या है इसको जरा समझें गौर से। जैसे कि टेबल में दिया है, मैंने मार्क किया हुआ है, समझिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होती है, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो आईएनजी कहां जाएगी, तो उसको दिखाने के लिए बीइंग का यूज होता है। तो इसमें क्या करना है, इनमें जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस,
इनमें जब हम हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीइंग लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस टाइप से इनमें जो चेंजिंग आएगी एक्टिव से पैसिव बनते समय, वो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बस बीइंग लग जाएगा। यानी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट में वाज बीइंग, वर बीइंग, इस टाइप से हो जाएगा। अब बात करते हैं परफेक्ट, यानी तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इनको हम, मैंने आपको बोला ना, हमें क्या करना है, अपने से जो भी सेंटेंस दिया हो, उस जिस भी टेंस का सेंटेंस दिया हो उसको ठीक आगे वाले में चेंज कर देना है। यानी कहने का मतलब है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, तो इनके जब सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे तो इनके आगे वाले में, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे वो हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, यानी हैज बीन और हैव बीन। पास्ट में हैड बीन, फ्यूचर में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए जरा, एक बार मैं फिर से बोलता हूं, समझ लीजिए। पहले तो इतना समझिए कि 12 टेंस में 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता। वो 4 कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये 4 का पैसिव नहीं बनता। अब बाकी बचे जो 8, उन 8 में जो कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि फ्यूचर का बनता ही नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं वो अपने ही आप में चेंज होते हैं। कहने का अर्थ है कि इनकी हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, बस बीइंग लग जाता है। और बाकी जितने इंडेफिनिट है वो आगे वाले में चले जाते हैं, और जितने परफेक्ट है वो भी आगे वाले में। अब आगे वाले में कहने का अर्थ है कि प्रेजेंट जैसे इंडेफिनिट हुआ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, और पास्ट परफेक्ट हुआ तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, और फ्यूचर परफेक्ट हुआ तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मॉडल लगी होती है, मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, मस्ट, शुड, इस टाइप से होती है ना। कहीं कहीं आपने सुना होगा इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। आपने सुना होगा जैसे मॉडल दी, मान लो कैन दिया, सेंटेंस में कैन हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, तो यदि इसका पैसे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? कुछ नहीं, यही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, बस बी लगा देंगे। कैन बी, कुड बी, शुड बी, इस तरीके से कर देते हैं। और यदि मान लीजिए आपका सेंटेंस दिया इज टू और इसका पैसे बनाना है तो इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, इस टाइप से इसको कर देते हैं। मान लो दिया आपका हैज टू, हैव टू, हैड टू, तो हैज टू बी, हैड टू बी, इस टाइप से कर देते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। यानी कोई भी मॉडल दी हो उसके बाद बी लगा देना है और फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इतना समझ गए। अभी आपको मैंने बेसिक बताया। बेसिक में मैंने क्या बताया, जरा एक बार फिर से रिमाइंड करें। हमें करना क्या है? पहली चीज, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में वाई के साथ भेज देंगे, यानी वाई एजेंट के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बस इतना ही याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। फिर जो टेंस में परिवर्तन करना है वो अभी मैं आपको बता चुका। अब देखें जरा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है हरी टीचेज मोहन। हरी मोहन को पढ़ाता है, तो इसको जब बनाएंगे तो मोहन हरि के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चूंकि टीचेज लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आगे वाले में ले जाएंगे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इसमें लेंगे। तो हमें इज एम आर लगाना पड़ेगा, तो इज लगा दिया। अच्छा, मोहन को पहले लिया, हरी टीचेज मोहन, तो मोहन इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बात समझ लीजिए। कभी भी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे किसी भी सेंटेंस का, तो बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के वो नहीं बनेगा। अब इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा, बाय हरी, तो मोहन इज टॉट बाय हरी। अगला सेंटेंस, अच्छा इसी में मान लीजिए निगेटिव होता, तो आप कहेंगे सर अभी तक आपने निगेटिव का तो रूल बताया नहीं। तो कोई टेंशन नहीं है, ध्यान दीजिए जरा। असर्टिव हो यानी अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, आपका चाहे यस नो टाइप हो चाहे WS टाइप। यस नो टाइप कहने का मेरा अर्थ है वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में, और WH टाइप से मेरा मतलब है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो कोई भी प्रकार का सेंटेंस हो, यानी चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, चाहे यस नो टाइप हो या WH टाइप, जैसा भी सेंटेंस होगा उसका पैसिव वॉइस वैसा ही बनेगा। जरा इसको इसमें समझें। जैसे दिया हरी टीचेज मोहन, तो मोहन इज टॉट बाय हरी, ये अफर्मेटिव दिया तो अफर्मेटिव की तरह बनाया। यही सेंटेंस अगर होता हरी डज नॉट टीच मोहन, इस तरीके से होता, ये निगेटिव होता।
तो कुछ नहीं, नेगेटिव की तरह बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता, तो ये हो जाता इज के बाद नॉट लग जाता, मोहन इज नॉट टॉट बाय हरी। अब यही सेंटेंस होता डज हरी टीच मोहन, इस तरीके से होता। तो कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहले दी है तो हम क्या करते, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेते, यानी जो ये एज है फिर ये एज आगे आ जाता, यानी ये सेंटेंस होता एज मोहन टॉट बाय हरी, और यही नेगेटिव भी होता साथ में, तो ये नॉट जो होता वो मोहन के बाद लग जाता, इज मोहन नॉट टॉट बाय हरी, इस तरीके से। और यही सेंटेंस मान लीजिए होता हरी डज हरी टीच मोहन, इस टाइप से अभी है। अगर ये होता वाई डज हरी टीच मोहन, तो हम वाई को पहले लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। यानी कोई भी टाइप का सेंटेंस होता है, असर्ट अफर्मेटिव हो तो वैसे बनेगा अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव नेगेटिव की तरह, यस नो टाइप यस नो टाइप की तरह, डब्ल्यूएस टाइप डब्ल्यूएस टाइप की तरह, यानी वो जो चेंजिंग है वो नहीं होगी। यानी जिस प्रकार से अभी तक अब हम लोग टेंस को बनाते आए हैं वैसे ही पैसे बनना है, बस चेंजिंग केवल इतनी है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट की जगह रख देना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर सबसे लास्ट में फेंक देना है बाई के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देना, बस इतना है पैसिव। आगे देखिए अगला सेंटेंस, ही इज प्रेजिंग मी, वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, तो मैं उसके द्वारा प्रशंसित हो रहा हूं, ये होगा। तो मी, यहां मी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट एक बहुत बड़ी समस्या में होता है, वो ये तय नहीं कर पाता है कि ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सूत्र देता हूं, ध्यान दीजिए। आप जब भी ऑब्जेक्ट खोजना हो तो आप सेंटेंस का जब अर्थ निकालें तो उस सेंटेंस से प्रश्न करें क्या या किसको। अगर ये दोनों प्रश्न आप पूछेंगे तो किसी एक में आपको उत्तर मिल जाएगा, हो सकता है दोनों में मिल जाए। तो जैसे इसमें ही पूछ के देख लेते हैं, ही इज प्रेजिंग मी, वो मेरी प्रशंसा कर रहा है। किसकी प्रशंसा कर रहा है, क्या किसको या किसकी, ऐसा कुछ पूछते हैं हम। अच्छा, किसकी प्रशंसा कर रहा है वह, मेरी। तो किसकी जब प्रश्न पूछा, हो सकता किसको मतलब क्या या किसको या किसकी, इस टाइप से हम पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, ही इज प्रेजिंग मी, किसकी प्रशंसा कर रहा, मेरी। तो जो उत्तर आया वो मी है, तो ये मी ऑब्जेक्ट है, समझ जाइए। तो मी को जब बनाएंगे तो मी का ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, चूंकि मी को हम सब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं तो सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो मी का हो जाएगा आई। फिर अब चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस को उसी में चेंज करते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस में ही रहने देते हैं, बस बीइंग लगा देते हैं। तो आई के साथ तो हम एच का ये एम हो जाएगा, और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है, और फिर ही का, चूंकि अब मी को ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया था, ही को ऑब्जेक्ट बना के सबसे लास्ट में, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्ट। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखें अगला एग्जाम्पल, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। क्या दी, एक किताब। क्या पूछने पर उत्तर मिल गया, यानी ऑब्जेक्ट ये है। किसको दी, मुझे। लो, क्या से भी ऑब्जेक्ट मिल गया और किसको से भी मिल गया ऑब्जेक्ट, दो मिल गए ऑब्जेक्ट। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, कोई एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। जैसे मी को बनाते हैं पहले केस में, तो मी का आई हो जाएगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लेंगे इसमें, तो मी का हो जाएगा आई, तो आई वाज गिवन अ बुक बाय हर, इस तरीके से। ये वाला ऑब्जेक्ट अभी यही है। अब दूसरे केस में हमें क्या करना है, अगर अ बुक को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हर, एक बुक मुझको दी गई। को का अर्थ आ गया इसलिए टू लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसमें परेशान मत होना। तो अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हर, इस टाइप से हो जाएगा। अगला देखें, अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिन पर हम अभी हम लोग लगा रहे थे बाई एजेंट का प्रयोग, यानी अभी हम यूज कर रहे थे कि बाई एजेंट हो, मतलब लास्ट में ऑब्जेक्ट को जब लिख रहे थे तो बाई के साथ लिख रहे थे। अब कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां बाई ना लग के कुछ और प्रीपोजिशन लगेगी। अब वो केसेस क्या है समझ लीजिए। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे लिखा सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड। ये जो वर्ड दिए हैं इनके साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं ये भी आपके दिमाग में सवाल होगा, तो सीधी सी बात है, जरा समझिए। ये एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे चकित किया। तो किसको चकित किया, मुझे, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर चकित था, तो आई वाज सरप्राइज्ड एट
क्या होगा, जो पर का अर्थ आ रहा है इसलिए हम यहां एट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एट। तो आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। तो यहां कहीं भी बाय एजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो यहां एक्चुअली में हमें क्या करना है कि जब हम सेंटेंस का अर्थ देखेंगे तो पर का अर्थ आएगा। तो जब ऐसा अर्थ आए तो आप समझ जाइएगा कि वहां बाय एजेंट नहीं लगेगा, वहां एट लगेगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी। उसकी हार ने मुझे डिस्ट्रेस्ड किया, तनाव में कर दिया। तो मैं उसकी हार से तनाव में था। किसको किया, मुझे। तो मी तो हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसको बनाएंगे तो आई वाज डिस्ट्रेस्ड एट हिज डिफीट। मैं उसकी हार पर तनाव में था। अब देखें, कुछ ऐसे वर्ड और होते हैं जिनके साथ हम टू का यूज करते हैं। अब यानी प्रीपोजिशन उसमें टू लगाते हैं, वाई का यूज नहीं करते। वो ये वर्ड है नॉन और ऑब्लिस्ट। अब ऐसा क्यों होता है, जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। एवरीबडी नोज गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। तो गांधी जी प्रत्येक व्यक्ति को परिचित है, ऐसा होगा ना। तो गांधी जी, ये सेंटेंस हो जाएगा गांधी जी इज नॉन टू एवरीबडी। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखें अगला। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम विद का यूज करते हैं, यानी बाय एजेंट न लगाकर प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। तो वर्ड्स कौन कौन से हैं, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड और लाइन्ड। ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ विद का यूज ही क्यों होता है, इसको समझे जरा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा पूरा। माई बिहेवियर प्लीज्ड मी, प्लीज्ड हिम। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। मेरे बर्ताव ने उसको प्लीज्ड किया, माने प्रसन्न किया। तो वह मेरे बर्ताव से प्रसन्न था, यह अर्थ आएगा। क्या आएगा, वह मेरे बर्ताव से प्रसन्न था। तो बर्ताव से, जब से या साथ का अर्थ आए तो हम प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहां विद लगाया जा रहा, इसलिए यहां ऐसे नहीं करेंगे ही वाज प्लीज्ड बाय माय बिहेवियर, क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट है कोई पर्सन नहीं है, एक भाव है। और जब पर्सन कोई सब्जेक्ट ना हो, भाव हो, तो हम बाय एजेंट का यूज ना करके प्रीपोजिशन लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हिम का हो जाएगा ही वाज प्लीज्ड विद माय बिहेवियर, इस टाइप से हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स, कि तुम्हारा काम ऑफिसर्स को संतुष्ट करता है। तो ऑफिसर तुम्हारे काम से संतुष्ट है, ध्यान दीजिएगा। से या साथ का अर्थ आए तो हमें विद का यूज करना है। तो द ऑफिसर्स आर, अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। तो द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। तो इस टाइप से सेटिस्फाइड विद हो जाएगा लास्ट में, इस टाइप से। अगला देखें। अब एक दो प्रीपोजिशन और दी हैं, कंटेंड और इंटरेस्टेड। इनके साथ हम इनका यूज करते हैं, क्योंकि इनमें जब हम सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे पैसिव वॉइस का, तो हम पाएंगे कि मैं का अर्थ आ रहा है। देखें, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। इस बॉक्स में बहुत सारी सुंदर चीजें हैं। तो क्या है सुंदर चीजें, अब इसमें ऑब्जेक्ट निकालना बड़ा थोड़ा स्टूडेंट को दिक्कत में ला सकता है। तो हमें वही पूछना है, क्या किसको या किसकी, ऐसे पूछना है। तो देखिए, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। इस बॉक्स में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुंदर चीजें हैं। क्या है, बहुत सारी सुंदर चीजें। ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड, मौजूद हैं, इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में। मैं का अर्थ आया इसलिए इन लगाया, ध्यान दीजिएगा, बाय एजेंट का यूज नहीं हुआ। अगला एग्जाम्पल, दिस बुक इंटरेस्ट मी। ये बुक मुझे इंटरेस्ट पैदा करती है मुझ पे। तो मैं इस बुक में इंटरेस्टेड हूं, ये अर्थ आएगा। तो आई एम, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो इंटरेस्टेड इन, यहां भी इन लगाया है, वाई नहीं यूज हुआ। अब अगला देखें। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कंपाउंड वर्ब आ जाती है। यानी कंपाउंड वर्ब का मेरा अर्थ है वो वर्ब जो एक वर्ड की ना हो, एक से ज्यादा वर्ड की हो, उसको कंपाउंड वर्ब बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम बाय एजेंट का यूज करेंगे। जरा एग्जाम्पल के थ्रू आप समझे। जैसे दे लाफ्ड एट मी। अब चूंकि एट इधर लगा है, तो लाफ्ड एट का मतलब होता है किसी पर हंसना। तो ये पूरी वर्ब है,
ये अलग नहीं है, तो इसमें हम बाई एजेंट का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आई एम, ये मी हो जाएगा आई एम, यहाँ एम ना होकर वाज होगा क्योंकि पास्ट में है। आई वाज लव्ड एट बाई देम, यहाँ बाई एजेंट का यूज हुआ है। अब आप कहेंगे यहाँ एट भी लग गया, बाई भी लग गया, ऐसा क्यों? नहीं, लव्ड एट माने होता है पूरा, ये पूरे लव्ड एट माने होता है किसी पर हंसना, तो यहाँ इसलिए ये पूरी कंपाउंड वर्ब है, एक ही है, ये एक ही यूनिट है, इसलिए इसमें बाई एजेंट का यूज होगा। अगला देखें, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन, वो मेरे बच्चों की देखभाल करता है। यहाँ लुक्स आफ्टर का मतलब है देखभाल करना, यानी ये पूरी कंपाउंड वर्ब है, तो इसको हम इसके बाद बाई एजेंट का यूज करेंगे। तो माई चिल्ड्रन आर, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आर लुक्ड आफ्टर बाई हिम, इस तरीके से हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखें। अब कभी कभार क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो जब दो ऑब्जेक्ट आए तो दो ऑब्जेक्ट में कोई एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे ही गेव मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। क्या दिया? 1 रुपया। क्या पूछने पर भी ऑब्जेक्ट आ गया, किसको दिया? मुझे दिया, तो किसको से भी आ गया ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट आ गए तो कोई एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में ले लेंगे। जैसे मी को लेंगे तो आई हो जाएगा, आई वॉज गिवन आ रुपी बाई हिम। अगला आ रुपी को अगर लेंगे तो आ रुपी वॉज गिवन टू मी बाई हिम, मुझको का अर्थ है, इसलिए यहां हमने क्या किया? टू मी कर दिया। अब क्या करना है, जब एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो एक वहीं बना रहता है, यानी उसको वहीं लिखा रहने देते हैं और बाकी एक को हम आगे ले लेते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका बाई एजेंट नहीं बनता, यानी उनका बाई एजेंट बनाते ही नहीं है। वो कौन कौन से शब्द हैं, जरा उसको ध्यान दीजिए, वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? समवन, एनीवन, नन, इस टाइप से समवन, एनीवन, नन, ये सब्जेक्ट जो हो, यानी सब्जेक्ट ऐसा हो जो बिल्कुल अनिश्चित सब्जेक्ट हो, यानी उसमें जो करता है वो क्लियर ना हो, संदिग्ध हो, तो ऐसी स्थिति में उसका बाई एजेंट नहीं बनाती। जरा एग्जाम्पल से आप समझ लें, इसको समझ में आ जाएगा। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। अब ये नहीं कहा कि राम ने चुरा लिया, श्याम ने चुरा लिया, किसने चुरा लिया, ये क्लियर नहीं है, यानी जो सब्जेक्ट है वो डूअर जो है, जो करता है वो क्लियर नहीं है। और जब करता क्लियर ना हो तो उसका हम बाई एजेंट नहीं बनाते। जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हैज बीन स्टोलन, बाई समवन हम नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखें, जैसे एक सेंटेंस और है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि लोग संसार में, पूरे संसार में अंग्रेजी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? इंग्लिश। ये तो होगा ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाई पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग ही तो बोलते होंगे। तो एक अर्थ हम ये भी समझ सकते हैं कि जब बिल्कुल निश्चित हो करता कि हाँ यही करते होंगे ये कार्य, तो समझिए वहां भी बाई एजेंट नहीं बनाते। और दूसरी चीज, पीपल क्लियर नहीं है कि कौन बोलता है, नाम नहीं किसी का दिया, वह लोगों को कह दिया, तो इस स्थिति में भी हम बाई एजेंट का यूज नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात आप समझ लें, जब डूअर निश्चित ना हो तो हम बाई एजेंट का यूज वहां नहीं करते। अब एक एग्जाम्पल देखें। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि यदि इंटेरोगेटिव हो तो इंटेरोगेट की तरह उसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, हु हैज रिटन दिस बुक, कि इस किताब को किसने लिखा, हु हैज रिटन दिस बुक। तो जब हु आ जाए तो हमें उसको क्या करना होता है, हु चूंकि सब्जेक्ट का भी काम कर रहा होता है और इसको हम वाई एजेंट भी देना होता है जब पैसिव बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम करते क्या है, जैसे हु हैज रिटन दिस बुक, इस किताब को किसने लिखा, तो क्या लिखा, इस किताब को। तो ये तो दिस बुक तो ऑब्जेक्ट है, तो इसको तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो तय हो गई बात। लेकिन हु को हम बाई एजेंट के साथ लिखना होता है, तो ऐसा यहां नहीं करते, बल्कि कैसा करते हैं समझ लीजिए। हु का सीधा डायरेक्ट बाई हुम कर देते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट, यानी दिस बुक, फिर इसके बाद चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट था तो बीन उसके बाद आ गया सब्जेक्ट के बाद, और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने ही है। यानी हम करते क्या है समझ लीजिए, हु का सीधा बाई हुम कर देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है वो लिख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से इंक्लूड करते हैं।
अब आगे देखें, एक एग्जाम्पल दिया है, व्हाट डज ही डू देयर, व्हाट डज ही डू देयर, वह वहां क्या करता है, तो वहां उसके द्वारा क्या किया जाता है। चूंकि WH टाइप है तो व्हाट अपनी जगह ही रहेगा, व्हाट इज डन। अब चूंकि इसमें आप समझेंगे, इसमें कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सर इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं आया, तो जरा गौर से समझिए, जो व्हाट है वो WH वर्ड है तो अपनी जगह ये रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आपको बोला था कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट निकालना हो तो हम क्या पूछते हैं, या किसको या ऐसा, किसको या किसकी ऐसा पूछते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम ऐसा पूछेंगे तो जो आंसर आएगा वो व्हाट ही आएगा। जैसे व्हाट डज ही डू देयर, वह वहां क्या करता है, क्या करता है, क्या पूछा तो क्या ही आया। तो जो व्हाट है वो ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है और सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, तो इसलिए जो व्हाट है यही सब्जेक्ट भी है, यही यहां, यानी ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये WH वर्ड का भी काम करेगा और उस ऑब्जेक्ट का काम करेगा जिसको सब्जेक्ट के रूप में रखा गया। तो इसके बाद सीधा इसको असर्टिव मोड दे देंगे, यानी व्हाट इज, वर्ब की सीधा थर्ड फॉर्म, व्हाट इज डन देयर बाय हिम, इस टाइप से हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली, हमने जल्दी निकलने का निर्णय लिया। अब जरा इस सेंटेंस को गौर से परखिएगा, इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव दिया है, यानी वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली। और जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम इस स्थिति में करते क्या है, तो जरा गौर से समझिएगा। इस स्थिति में हम टू लीव अर्ली, ये टू लीव अर्ली, इसको हम अगर अलग कर लें तो इसके पहले हम देखें इतना सेंटेंस वी डिसाइडेड, ये दिया है पास्ट इंडेफिनिट में। हो सकता वी डिसाइड की जगह होता बी डिसाइड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता, तो जिसमें भी होता उसको हम, यानी जो पैसिव बनेगा वो केवल इतने का ही बना लेंगे, पीछे वाला क्लॉज हम जो कहते हो रख देंगे। जरा समझिए, वी डिसाइडेड को हम क्या करते हैं, ये निर्णय, बी डिसाइडेड, हमने निर्णय लिया, यानी ये निर्णय लिया गया, इट वाज डिसाइडेड टू लीव अर्ली। अब आप कहेंगे सर बी का वाई अस भी करना चाहिए, इट वाज डिसाइडेड बाय अस टू लीव अर्ली, ये हमारे द्वारा निर्णय लिया गया। तो ऐसा नहीं करते, सीधा हम इसका बाय एजेंट नहीं लिखते, बल्कि सीधा लिखते हैं इट वाज डिसाइडेड, ये निर्णय लिया गया। जरूरी अब निश्चित नहीं है, यानी कहने का अर्थ है इट वाज डिसाइडेड, ये निर्णय लिया गया। अब किसी के द्वारा तो लिया गया होगा, तो इट वाज डिसाइडेड से ही पता चल रहा है कि किसी ने लिया है, यानी हमने लिया है। तो इसमें करना क्या है, फिर से एक बार समझ लें, जो इन्फिनिटिव के साथ दिया है, यानी जो पीछे क्लॉज दिए उसको हमें ज्यों का त्यों रखना है और आगे वाले का पैसिव वॉइस बना देना है। जैसे इसी में होता वी डिसाइड, तो इट इज डिसाइडेड हो जाता, इस टाइप से। अगला एग्जाम्पल देखें, दे से दैट फेमाइन हैज स्प्रेड एवरीवेयर, उन्होंने कहा कि फेमाइन सब जगह फैल गया। तो इसमें हमें करना क्या है, जरा इसको गौर से समझें। वो ये कि जो से है वो है मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में एक पूरी क्लॉज है, दैट क्लॉज। और जब ऑब्जेक्ट के रूप में पूरी दैट क्लॉज हो तो इस स्थिति में करते क्या है, इस स्थिति में भी हम दैट क्लॉज को ज्यों को त्यों रखते हैं, यानी हमने इसको ज्यों को त्यों रखा है। और जो आगे का सेंटेंस दिया उसका, जैसे हमने ऊपर बनाया ना इट से, वैसे इसका भी बना देते। तो इट इज डिसाइडेड, ये क्या हो जाएगा, इट इज सेड, से है तो सेड हो जाएगा, डिसाइडेड नहीं, ऊपर वाले का मैंने बोल दिया है। तो समझिए इट इज सेड और पूरा क्लॉज ज्यों की त्यों, यानी इट इज सेड दैट फेमाइन हैज स्प्रेड एवरीवेयर, इस टाइप से हो जाएगा। अब एग्जाम्पल दिया है नीचे, और इज एम आर वाज वर कुछ भी हो, अगर ये इसके बाद टू लगा हो तो क्या करते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लगा हो, जैसे इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इस टाइप से हो, विल हैव टू, शैल हैव टू, तो हमें करना क्या होता है, उनकी हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, बस उसके बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देनी होती है। जैसे ही इज टू हेल्प हिम, उसको उसकी मदद करनी है, किसकी मदद करनी, सॉरी, ही हैज टू हेल्प मी, उसको मेरी मदद करनी, किसकी, मेरी। तो ये मी का हो जाएगा आई, सब्जेक्ट के रूप में आई एम टू बी हेल्प, यानी एज। अब आई के लिए तो एज नहीं लगाते, एम लगाते हैं, तो आई एम टू बी हेल्प्ड बाय हिम, इस तरीके से। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी हैव टू हेल्प हिम, यानी हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू आ जाए तो इनके बाद बी लगा देते हैं, यानी हैज टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी, शैल हैव टू बी, इस टाइप से। तो वी हैव टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी है, किसकी, उसकी, तो हिम का ही हो जाएगा,
ही, अभी के लिए तो H2 लगाएंगे। अब चूंकि टू के बाद बी लगाना है, बी लगा दिया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे बी का बाई अस कर। हाँ, अगला एग्जाम्पल दिया है ही शुड हेल्प हर, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। जब भी कोई मॉडल दिया हो, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, मस्ट, शुड, कुछ भी दिया हो तो हमें करना क्या है, इसको जरा गौर से समझें। हमें इसमें करना क्या है कि कोई भी मॉडल हो, मॉडल के बाद बी लगा देनी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, हर तो ऑब्जेक्ट है तो हर को तो हम सी बना लेंगे, सी शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाई एजेंट, इस तरीके से हम इसको कर देंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब बात करते हैं आगे। जैसे ये दिया है इम्परेटिव। अब मैंने आपको अभी तक असर्टिव का कैसे बनाया जाता है, कैसे अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, कैसे नेगेटिव का और कैसे इंटेरोगेटिव का, वो आपको सब बता चुका हूं। अब बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो पहले तो ये समझ लें इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या है। वे सेंटेंस जो या तो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, या डू नॉट से, या नेवर से, या एवर से, या सर से, या मैडम से, या प्लीज से, या काइंडली से, इस टाइप से शुरू होते, या ऑलवेज से, यानी जैसे प्लीज गो देयर, या सर कॉमा प्लीज गिव मी योर पेन, इस टाइप से। तो जो सेंटेंस मेन वर्ब से, सर से, मैडम से, प्लीज से, काइंडली से, डू नॉट से, नेवर से, एवर से, ऑलवेज से, इनसे शुरू हो तो जानिए वो इम्परेटिव सेंटेंस है। और ऐसे सेंटेंस में या लेट से शुरू हो, लेट से भी शुरू हो सकते, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम करते क्या है, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्परेटिव। और ऐसे सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना या सलाह ये भाव होते हैं। तो ये जब सेंटेंस आ जाए जो इम्परेटिव टाइप है, उनका पैसे बनाना है तो उनके बनाने की 3 विधियां हैं। जो पहली विधि है वो लेट का प्रयोग करके है, और दूसरी विधि है भाव के अनुसार, भाव वाली विधि, और तीसरी जो विधि है वो शुड का यूज करके। यानी 3 विधि, लेट का यूज करके, भाव के अनुसार, और तीसरा शुड का यूज करके। अब लेट का यूज करके क्या है, तो इसका रूल दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट का यूज करके कैसे करना है, पहले लेट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं वो लिखना है, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस टाइप से। और भाव के अनुसार का करना है, यू लिखना है, फिर आर लिखना है, जो भी भाव है उसकी थर्ड फॉर्म। यानी भाव आज्ञा का होगा तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, और प्रार्थना का होगा तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और सलाह का होगा तो एडवाइज्ड हो जाएगा। और फिर टू लगा के जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया वो जो बताओ लिखना है। ये रूल है, बाकी आपको एग्जाम्पल में आप आगे समझ में आ जाएगा। शुड का यूज कैसे करना है शुड विधि से, तो हमें करना क्या है, पहले जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है वो लिख दिया, फिर शुड लिख दिया। अब शुड है चूंकि मॉडल, शुड एक मॉडल है तो मॉडल के बाद तो हम बी लगाते ना, तो शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस टाइप से ये तीनों रूल हो गए। बाकी आपको ये रूल एग्जाम्पल के थ्रू आ जाएंगे। तो देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, पोस्ट दिस लेटर, तो मैंने आपको इंपरेटिव की परिभाषा बताई, मेन वर्ब से शुरू होगा, या डू नॉट, नेवर, एवर, सर, मैडम, प्लीज, ऑलवेज, इस टाइप से शुरू होगा, या लेट से शुरू होगा, और उसमें आज्ञा, प्रार्थना या सलाह का पता चलेगा तो आप जानिएगा वो क्या है, इंपरेटिव है। तो पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट करो, तो यहां ऑर्डर दिया गया ना, तो समझिए तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव है, इतना तो तय हो गया। और मेन वर्ब से शुरू हुआ पोस्ट से, तो समझिए इंपरेटिव है। अब इसको 3 विधियों से हमें बनाना है। पहली विधि लेट का प्रयोग करके, तो सबसे पहले तो हम लेट लिख लेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट दिस लेटर, फिर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाना है क्योंकि पैसिव वॉइस है। तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, पोस्ट दिस लेटर दिया है, इस लेटर को पोस्ट कर दो। तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, इस लेटर को पोस्ट होने दो। अब अगला देखें, दूसरी विधि है भाव के अनुसार, तो इसमें भाव है आज्ञा का, तो यू आर ऑर्डर्ड। अब चूंकि इंपरेटिव में यू छुपा होता है तो क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें आज्ञा दी जाती है टू, कुछ काम करने, ना ने आ जाए तो टू लगाते हैं इन्फिनिटिव के अर्थ में। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर पूरा सेंटेंस, पूरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, यानी यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर। अब अगला देखिए, शुड का यूज करके, शुड का यूज करके कैसे, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट करो, यानी इस लेटर को पोस्ट होना चाहिए, ये अर्थ आएगा। तो क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे द लेटर, फिर मॉडल, और मॉडल के बाद लगाते हैं बी, यानी द लेटर शुड बी,
और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब मान लीजिए इधर होता डू नॉट पोस्ट दिस लेटर, इस टाइप से होता ये सेंटेंस, तब क्या करते, इस डू नॉट को भी दिखाना होता तो हम करते लेट दिस लेटर नॉट बी पोस्टेड। अगर लेट से बनाते तो बी के पहले डू नॉट दिखाने के लिए नॉट लिख देते। अब यू आर ऑर्डर्ड, और अगर इस वाले से दिखाना होता नॉट को, डू नॉट को, तो नॉट टू के पहले नॉट कर देते, और यहां दिखाना होता तो हम बी के पहले नॉट कर देते, द लेटर शुड नॉट बी पोस्टेड। अब यही डू नॉट की जगह मान लीजिए होता नेवर पोस्ट दिस लेटर, नेवर होता, तो हम इस स्थिति में क्या करते, जहां जहां हमने नॉट लगाया वहां हम नेवर कर देते। यानी पहले वाले में लेट दिस लेटर नॉट बी पोस्टेड, दूसरे वाले में यू आर ऑर्डर नेवर टू पोस्ट दिस लेटर, तीसरे वाले में जब शुड से बनाएंगे द लेटर शुड नेवर बी पोस्टेड। इस टाइप से हम कर देते। मान लीजिए इधर होता प्लीज पोस्ट दिस लेटर, प्लीज पोस्ट दिस लेटर, तो प्लीज लग गया है, यह होता सेंटेंस काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो इससे पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट है। यह होता सर पोस्ट दिस लेटर, तो भी रिक्वेस्ट है, सर लग गया। यह होता मैडम पोस्ट दिस लेटर, अगर इस टाइप से होता सर मैडम प्लीज काइंडली में से कोई वर्ड का यूज किया गया होता तो हम क्या करते। तो जब भी ध्यान दीजिए सर मैडम प्लीज काइंडली ये वर्ड आ जाए तो आप जानिएगा कि उसमें रिक्वेस्ट है। तब हम इन दोनों विधियों से, लेट वाली विधि से और शुड वाली विधि से हम सेंटेंस को नहीं बनाएंगे। फिर किस विधि से बनाएंगे, भाव विधि से। यानी भाव कौन सा है, क्योंकि अब भाव होगा रिक्वेस्ट है तो यू आर ऑर्डर्ड की जगह हो जाता रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। और जो सर मैडम प्लीज काइंडली वगैरह वर्ड दिए होते हैं इनको हटा देते हैं। क्यों हटाते, क्योंकि वो रिक्वेस्ट में हमने जो यू आर रिक्वेस्टेड लगाया उसमें शो हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देखें, प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक किताब दीजिए। तो किसको दीजिए, मुझे, तो मे भी ऑब्जेक्ट है। हालांकि इसका कोई यहाँ रोल नहीं ऑब्जेक्ट का, किसको दीजिए क्या दीजिए ये इसका, क्योंकि ये इंपरेटिव है। तो इसमें हम भाव विधि से, चूंकि प्लीज लगा है तो प्लीज वाले सेंटेंस को केवल भाव विधि से ही बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज हटा देंगे, फिर टू कंजंक्शन लगा के पूरा सेंटेंस गिव मी अ बुक ये यहां रख देंगे। अब देखें कुछ स्पेशल सेंटेंस है, जैसे एक सेंटेंस दिया है वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, कि व्यक्ति को अपनी वादे निभाने चाहिए। क्या निभाने चाहिए, वादे। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वंस प्रॉमिसेस है, तो इसको तो ऑब्जेक्ट बना लेंगे वंस प्रॉमिसेस। अब चूंकि मॉडल लगा है तो शुड, मॉडल के बाद बी लगाते हैं तो शुड बी केप्ट। अब बाई वन नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बोला था समवन, नन, वन, एनीवन। जब कोई ऐसा डूअर हो जो क्लियर ना हो तो उसका बाई एजेंट नहीं बनता। तो यहां हम क्या करेंगे, वंस प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, बाई वन यहां नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखें जरा, एक सेंटेंस इसमें गौर से दिया है, इसको गौर से समझिएगा। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इसको गौर से देखें, ये इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इसमें मेन वर्ब नहीं है कहीं भी। तो इस स्थिति में हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे जरा गौर से देखिए। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनेटिव के बाद दिया है, तो इसमें हमें करना क्या है, गौर से समझे। इट इज टाइम हमें ज्यों का त्यों रखना है। टू क्लोज जो दिया है इसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे। जो ऑब्जेक्ट है इट इज टाइम फॉर लगाकर इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, यानी टू के बाद टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस टाइप से बनेगा। समझ गए, फिर से समझिए एक बार। हमें करना क्या है, इट इज टाइम ज्यों का त्यों रखना है, फिर जो ऑब्जेक्ट दिया द शॉप उसको फॉर के साथ जोड़ना है, फॉर द शॉप, फिर जो इन्फिनेटिव दिया उसको टू बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के कर देना है, टू बी क्लोज्ड। इस तरीके से हम इसमें कर देंगे। तो ये जो एक्टिव पैसिव का टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको शेयर भी करें अधिक से अधिक, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कितना एक्टिव पैसिव आया, कितना समझ में आया। इस वीडियो में आपको मैं एक्टिव पैसिव के अंतर्गत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक ही वीडियो में, बहुत ही कम समय में। हालांकि एक मैं ऑलरेडी एक्टिव पैसिव का वीडियो दे चुका हूं, जो आपको आई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको, और उस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज भी है साथ में। लेकिन जो आज का ये वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होगा, इसमें कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा एक्टिव पैसिव क्लियर होने वाला है। तो पहले तो ये समझ लीजिए
एक्टिव और पैसिव होता क्या है। तो एक्टिव में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो अपनी जगह होता है, यानी जहां सब्जेक्ट को होना चाहिए सब्जेक्ट वहां होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट अपनी जगह नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है और सब्जेक्ट सबसे लास्ट में चला जाता है। ठीक ऐसे समझिए, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, इस टाइप से सेंटेंस होता है, यानी कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म और अन्य। लेकिन जब अपन लोग पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहली चीज हमें ये फोकस करनी होती है, जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हम उठा के सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। सीधी सी बात है, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ये अपन को ध्यान रखना है। यानी क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट वाले रूप में रखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ समझिए, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट में है मी लिखा, तो मी को जब इधर लाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। और जब अब ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह आ गया, और जो सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में अपन लोग ले जाएंगे। ठीक है, अब जब सबसे लास्ट में ले जाएंगे तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे। मान लीजिए सब्जेक्ट की जगह इधर है ही, तो ही का हम उधर क्या कर देंगे, हिम, यानी बाई के साथ ले जाते हैं इसको, बाई एजेंट के साथ। यानी क्या होता है, जैसे कोई काम कोई सब्जेक्ट करता है और फिर जब पैसे बनाते हैं तो वो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है, इस टाइप से द्वारा, इसलिए बाई एजेंट के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर हम रख देते हैं, जैसे बाई हिम, इस टाइप से। तो पहली चीज अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट जो है एक्टिव पैसिव में, वो ये ध्यान देनी है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर सबसे लास्ट में फेंक देना है वाई के साथ। एक पॉइंट ये हुआ। अब जो दूसरा पॉइंट है वो आपको मोस्ट इसमें याद रखना है, कोई भी एक्टिव पैसिव हो, कभी भी जो मेन वर्ब है वो हमेशा उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाएगी जब भी एक्टिव का पैसिव बनाएंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में आपको पूरा एक्टिव पैसिव क्लियर होने वाला है। तीसरा जो पॉइंट है वो टेंस में परिवर्तन का पॉइंट है, टेंस में परिवर्तन। तो ये कैसे होता है कि कैसे एक्टिव पैसिव, अगर कोई टेंस का है तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए अपन लोगों को क्या ध्यान देना है, मेन चीज समझिए। चूंकि आप जानते हैं 12 टेंस होते हैं आपके, 12 में से 4 का पैसिव नहीं बनता। अब ये 4 कौन कौन से, पहले तो ये समझ लीजिए। 4 हैं, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक और इसके साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये 4 का तो पैसिव नहीं बनना है, इतना दिमाग में रख लीजिए। फिर इसके बाद अब बचे 12 में से 4 गए 8। अब ये जो 8 टेंस हैं इनका पैसिव बनेगा। अब 8 कौन कौन से हैं, इनको छोड़कर 8 है, ठीक है। अब उन 8 में से भी 2 ऐसे सेंटेंस, जो 2 ऐसे टेंस है जिनका पैसिव तो बनता है लेकिन अपने आप में ही बनता है। अपने आप का मतलब समझ लीजिए। अब पहले मैं आपको फिर से बैक ले चलता हूं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनता है तो काम किस चीज पर होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर लास्ट में फेंक देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, और फिर इसके बाद टेंस परिवर्तन होता है। तो वास्तव में जो टेंस में परिवर्तन होता है वो कोई परिवर्तन ही होता है, एक्चुअली में वो हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं जब भी टेंस के अंतर्गत करती है। और जो हेल्पिंग वर्ब ली जाती है वो हमेशा नेक्स्ट सेंटेंस की नेक्स्ट टेंस की ले ली जाती है। कहने का मतलब कोई भी टेंस को अगर हम पैसिव में बदलेंगे तो उसके ठीक आगे वाले सेंटेंस, आगे वाले टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब को इसमें पैसिव बनाते समय रख लेंगे। तो वही चीज अब आपको यहां फॉलो करनी है। पहले तो ये समझ लीजिए 12 में से 4 का पैसिव नहीं बनता, वो कौन कौन है मैं बता चुका। इसके बाद जो 8 हैं उनका पैसिव बनता है। जब उनका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने का अर्थ है कि उनमें जब भी टेंस में परिवर्तन करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। किसको, हेल्पिंग वर्ब को। और हेल्पिंग वर्ब किसकी चेंज होगी, जस्ट आगे वाले टेंस की। लेकिन केवल 2 ऐसे टेंस होते हैं जहां आगे वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती बल्कि उसी की लगती है। वो टेंस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जब टेंस आपके होंगे और इनका पैसिव बनाना होगा तो इनमें हेल्पिंग वर्ब आगे वाले टेंस की ना लगकर उसी की लगती है। बस अब इतना ध्यान रखिए, फिर मैं आपको दोबारा एक बार दोहराता हूं। अब बाकी 8 में से 2 निकाल दिए, जो 2 सेंटेंस है प्रेजेंट, 2 टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका जो पैसिव बनता है वो उसी में बनता है। कहने का मतलब जब इनमें हेल्पिंग वर्ब आती है तो उन्हीं टेंस की आती है। लेकिन इसके अलावा अब जो 6 टेंस बचे
उनमें जब परिवर्तन करेंगे तो उनमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी पैसे बनाने पर वो आएगी जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टेंस की, ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जब उसका पैसे बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे वाला यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो मैं अभी कॉन्टिन्यूअस का बता चुका हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये उसी में चेंज होते हैं। कहने का मतलब इनमें हेल्पिंग वर्ब किसी आगे वाले टेंस की ना लगकर उसी टेंस की लगती है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट को आगे वाले में, और यानी प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से चेंज करेंगे। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, तो आप दिमाग में फोकस कर लीजिए। 12 में से 4 का पैसिव नहीं बनना, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनने, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनना। फिर इसके बाद जो 8 टेंस बचे, उन 8 टेंस में 2 ऐसे टेंस है जो अपने आप में चेंज होते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और यहां चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा टेंस बदल जाता है, चेंज होने का मतलब है केवल हेल्पिंग वर्ब का बदलना। ठीक, तो जो 2 टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो उन्हीं की रहेगी। ठीक है, और बाकी जो 6 बचे उनमें आगे वाले की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। इतना तो आपको मैंने मेन पॉइंट बताए। पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऐसे, और दूसरा पॉइंट वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। तीसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब में जो चेंज होगा वो क्या होगा, ठीक आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी जिसको भी बदलेंगे। लेकिन 2 ऐसे टेंस होते हैं जिन जो स्वयं में चेंज होते, वो मैं बता चुका हूं कौन होते। अब इतना हो गया आपका ये चीज। अब जो चौथा पॉइंट आपको याद रखना है वो चौथा पॉइंट ये है आपका कि आपने देखा होगा 4 प्रकार के सेंटेंसेस हमें टेंस में मिलते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंसेस। पहला जो प्रकार है वो आपका साधारण यानी एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव, तीसरा होता है वो सेंटेंस जिसमें क्या शब्द पहले आता है यानी जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ठीक है, और जो फिर इसके बाद होता है वो होता है WH टाइप। ठीक है, यानी 4 प्रकार के अपन लोगों को सेंटेंस मिलेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव में यस नो टाइप और WH टाइप। यस नो टाइप का मतलब वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और WH टाइप का मतलब वो होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है यानी व्हाट, व्हेन, हाउ, हाउ मच, इस टाइप से जो शुरू होता है। ये जो 4 प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे, अब इनमें अपन को करना क्या है इसको समझ लीजिए। कोई भी प्रकार का अपन को सेंटेंस मिले, पैसिव हमेशा उसका वैसे ही बनेगा जिस प्रकार का वो है। मान लीजिए निगेटिव है तो निगेटिव की तरह बनेगा। मैं अब आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू पूरा समझा दे रहा हूं, इसको आप क्लियर कर लीजिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है। तो जब भी अपन लोग पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को निकालना है, और ऑब्जेक्ट को निकालने की विधि है आप सेंटेंस से प्रश्न पूछिए, बोलिए क्या या किसको या किसे, क्या पूछना है, किसको पूछना है या किसे पूछना है। जब ये चीज आप पूछेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ऑब्जेक्ट निकल आएगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट निकले उसको सब्जेक्ट की जगह रख देना है। जैसे ही टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाता है, तो किसे पढ़ाता है, मुझे। ठीक है, तो मी का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। अब ये चूंकि प्रेजेंट डेफिनेट है, जब ये बदलेगा आगे वाले में जाएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ली जाएगी, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बिना उसके पैसिव नहीं बनता है। तो आई एम टॉट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लास्ट में आई एम टॉट बाई हिम, इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए यही सेंटेंस अगर निगेटिव होता, ही डज नॉट टीच मी ऐसा लिखा होता, तब क्या करते, निगेटिव होता तो निगेटिव की तरह पैसे बना देते, तो हो जाता आई एम नॉट टॉट बाई हिम। मान लीजिए होता डज ही टीच मी, डज ही टीच मी इस टाइप से होता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता, तो हम लोग इसका पैसे भी उसी टाइप से बनाते। यानी हम कैसे बनाते, फिर डज आगे है तो ये एम आगे आ जाता। मान लीजिए होता वाई डज ही टीच मी, वह मुझे क्यों पढ़ाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप पे होता, तो हम क्या करते, क्वेश्चन वर्ड को पहले लेते, वाई एम आई टॉट बाई हिम, इस टाइप से हो जाता। तो आप इतना समझ गए होंगे कि जिस प्रकार का भी सेंटेंस होता है, चाहे वो एफर्मेटिव हो या निगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, कोई भी हो, जब उसका पैसे बनाएंगे तो उसी की तरह पैसे बनेगा। अब जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और थोड़ा एक चीज, टेंस दो मैंने टेंस ऐसे बनाए जिनका पैसिव उसी में बनता है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे एग्जांपल है ही इज प्रेजिंग मी, वो मेरी प्रशंसा कर रहा है।
किसकी प्रशंसा कर रहा है? मेरी। तो ये आ जाएगा आगे आई। अब चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसी में चेंज होगा, मैं चूंकि बता चुका हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस उसी में चेंज होते हैं। तो आई एम। अब मैं एक बात और आपको बता चुका हूं, वो ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मेन वर्ब है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहां अपन क्या करेंगे, चूंकि इसमें आईएनजी लगा है, जीरन फॉर्म लगी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीइंग लगा देते हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें ध्यान देना होगा कि जब भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे उसके जस्ट पहले बीइंग लगा देंगे। तो आई एम बीइंग प्रेज्ड बाय हिम, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पूरा, मैंने असर्टिव बता दिया और उसमें इंटेरोगेटिव भी बता दिया। अब जरा एक चीज पॉइंट आप समझिए कि कभी कभार क्या होता है एक्टिव पैसिव में दो ऑब्जेक्ट साथ में दे दिए जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट साथ में दे दिए जाते हैं। जैसे माई फादर गेव मी अ पेन, मेरे पिताजी ने मुझे एक पेन दिया। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, ठीक एक आगे वाले की। तो मैंने आपको बताया है जब भी ऑब्जेक्ट निकालना हो तो दो चीज पूछते हैं, या तो क्या पूछते हैं, किसको या किसे पूछते हैं ना। तो इसी सेंटेंस में आप पूछिए ऑब्जेक्ट निकालने के लिए। तो माई फादर गेव मी, मेरे पिताजी ने मुझे दिया, क्या दिया, एक पेन। तो क्या दिया, एक पेन, क्या से भी उत्तर आ रहा है, और किसे दिया या किसको दिया उससे भी उत्तर आ जाए। जब दो दो ऑब्जेक्ट यहां मिल रहे तो किसी एक को सब्जेक्ट अपन लोग बनाएंगे। तो मान लीजिए इसको भी हम बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं। तो पहले अगर इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा आ पेन, फिर वाज गिवन मी, वाज गिवन मी बाय माय फादर। अच्छा, यही सेंटेंस में अगर मी को बनाते तो आई हो जाता, आई वाज गिवन अ पेन बाय माय फादर, इस टाइप से हो जाता। तो आई थिंक आपको इतना सब ये क्लियर हो रहा होगा। तो जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो किसी एक को हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब कभी कभार ये होता है कि जब ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कभी कभार क्या होता है कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है तो उसके साथ टू या फॉर वगैरह का यूज कर लेते हैं। तो देखेंगे जैसे अ पेन वाज गिवन बाय माय फादर टू मी, ऐसे भी कर सकते हैं सेंटेंस को। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब मैं आगे बताता हूं, ये तो हो गई 12 टेंसेस की बात कि 12 टेंसेस में कैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ठीक आगे वाले टेंस की। अब इसके अलावा आपने देखा होगा मॉडल वर्ब्स आती हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, मस्ट, शुड, ये सब आती है ना। तो कोई भी मॉडल आ जाए और उसका पैसिव बनाना हो तो उस मॉडल के बाद सीधा क्या होता है, हम उसके बाद बी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यू मस्ट डू दिस वर्क, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तुम्हें यह कार्य जरूर करना चाहिए। तो मस्ट एक मॉडल है, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये यही रहेगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बस इसके बाद बी लग जाएगा। तो अपन ऑब्जेक्ट को बना लेंगे, तुम्हें ये काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये काम, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिस वर्क। तो दिस वर्क मस्ट और बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव नहीं बनेगा, मस्ट बी डन बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इतना हो गया कि कोई भी मॉडल आएगी उसके बाद बी लग जाएगा। अब कहीं कहीं आपने देखा होगा कई और वर्ब होती हैं जहां आपको लिखा हुआ मिल सकता है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शेल हैव टू। अगर ये आपको मिल जाए हेल्पिंग वर्ब के रूप में और पैसिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए मिल गया आपका इज टू, तो हमें क्या करना है, इज टू के बाद बी कर देना है, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वाज टू बी, वर टू बी, इस टाइप से। और ये करके तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, बात खत्म, और पैसिव बना देना है। तो आप इसमें मोस्ट चीजें समझ गए होंगे। पहली चीज ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तीसरी बात, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आगे वाले टेंस की जाएगी, और केवल दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग लगता है। फिर इसके बाद मॉडल मैंने बताया, कोई भी मॉडल आ जाए, मॉडल के साथ अपन को क्या करना है, बी लगा देना है। ठीक, तो ये आपका इतना क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने चौथी बात आपको बताई थी, कोई भी टेंस हो उसमें या तो एफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, या यस नो टाइप होगा या डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस होगा, तो जो भी सेंटेंस रहे उसी के हिसाब का पैसिव बनेगा। अब बात करते हैं हम लोग
ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूं इंपरेटिव सेंटेंस यदि आ जाए तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, समझ लीजिए। इंपरेटिव वे वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा प्रार्थना या सलाह का बोध होता है, आज्ञा प्रार्थना या सलाह का, और वे सेंटेंस सीधा मेन वर्ब से शुरू होते या डू नॉट से या नेवर से या एवर से या सर से या मैडम से या प्लीज से या काइंडली से। फिर से सुन लीजिए, वे वाक्य जिनमें आज्ञा प्रार्थना या सलाह का बोध होता है इंपरेटिव कहलाते हैं, ठीक। और इंपरेटिव कहलाते हैं, और फिर जो वो शुरू होते हैं या तो मेन वर्ब से शुरू होंगे या डू नॉट से या नेवर से या एवर से या सर से या मैडम से या प्लीज से या काइंडली से या ऑलवेज से या लेट से। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए 3 विधियां हैं। पहली विधि है मेरे पास, वो है भाव विधि। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, कंप्लीट दिस वर्क, ये काम करो, ये काम पूरा करो। मैंने लिख दिया सेंटेंस है कंप्लीट दिस वर्क, मेन वर्ब से शुरू हुआ। तो इसके बनाने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है भाव विधि। तो इंपरेटिव में 3 ही भाव होंगे, या तो आज्ञा या प्रार्थना या सलाह। तो चूंकि इसमें कर्ता हमेशा छिपा होता है यू, तो भाव इसमें क्या कह रहा है, कंप्लीट दिस वर्क, यह काम करो, यानी आज्ञा दी जा रही। तो कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड। अब चूंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यू आर ऑर्डर्ड टू लगाकर, और पूरा सेंटेंस जो होता है, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क, इस टाइप से हो जाएगा। अब यही सेंटेंस दूसरी विधि जो है वो लेट विधि है। लेट विधि से कैसे बनेगा, पहले तो हम लेंगे लेट, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट, लेट दिस वर्क, दिस वर्क, और फिर लेंगे बी। यानी लेट वाली विधि से कैसे बनाते हैं, पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या काम करो, ये काम करो, ठीक। तो लेट दिस वर्क और फिर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड, इस टाइप से हो जाएगा। अब जो तीसरी विधि है इसको बनाने की, वो है आपकी शुड का प्रयोग करके। तो मैं आपको बता दूं, शुड एक मॉडल है, और मॉडल आप जानते हैं, मॉडल जब होती है तो उसके बाद बी लगाते हैं, ठीक। अब शुड एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होगी। जब शुड एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होगी तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, और यहां हम सब्जेक्ट किसको बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो अगर इसी से एग्जाम्पल को लिया जाए तो दिस वर्क कैसे हो जाएगा, अगर इसको बनाएंगे दिस वर्क फिर शुड, और चूंकि ये मॉडल है तो इसके बाद लग जाएगा बी, शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, इसमें थोड़ा और एडवांस पे चलते हैं। मान लीजिए इधर मिल जाए डू नॉट कंप्लीट दिस वर्क, ये डू नॉट हम इन तीनों विधियों में कैसे दिखाएंगे, समझिए। तो पहली विधि में तो यू आर ऑर्डर्ड टू लिखा, तो नॉट टू कर देंगे, यानी टू के पहले लगा देंगे। मान लीजिए इधर होता नेवर, तो नेवर टू हो जाता। मान लीजिए इधर होता ऑलवेज, तो ऑलवेज टू हो जाता। माने जो भी आगे हुआ वो हम यहां कर देते। अब इस विधि में लेट में कैसे कर देंगे, लेट दिस वर्क बी, ये बी लिखा ना, बी के पहले नॉट भी कर दीजिए। नेवर होता मान लीजिए यहां, तो नेवर भी कर देते। ऑलवेज होता ऑलवेज भी कर देते। एवर होता एवर भी कर देते। इस टाइप से हम कर देते। अब मान लीजिए ये होता शुड वाला, शुड वाली विधि से इसको बनाएंगे, तो ये बी लिखा है, बी के पहले डू नॉट के लिए नॉट भी कर देते, दिस लेटर शुड नॉट बी कंप्लीटेड, इस टाइप से। अब मान लीजिए इधर नेवर होता तो नेवर भी, एवर होता एवर भी, ऑलवेज होता ऑलवेज भी, तो इस टाइप से ये हो जाता। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इतना तो हो गया कंप्लीट। मान लीजिए इधर लगा है प्लीज, प्लीज डू नॉट कंप्लीट दिस वर्क, प्लीज लगा है। तो जब भी प्लीज सेंटेंस में लगा हो तो उससे रिक्वेस्ट पता चलती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इन 2 विधियों से नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे किससे, केवल भाव विधि से। चूंकि भाव इसमें रिक्वेस्ट का हो गया, तो रिक्वेस्ट का भाव होने पर हम यहां ऑर्डर्ड की जगह रिक्वेस्टेड कर देंगे, बात खत्म। और चूंकि रिक्वेस्टेड यहां कर दिया है, इसलिए ये चीज हट जाएगी सेंटेंस से, और रिक्वेस्टेड करने के बाद नॉट टू कंप्लीटेड दिस वर्क, यानी इस टाइप से हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कंप्लीट दिस वर्क, राइट। तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं 2-4 और एडवांस लेवल के आपको एग्जाम्पल बताता हूं, इसके बाद ये टॉपिक पूरा फिनिश। अब एक एग्जाम्पल होता है, कभी कभार क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह और कुछ दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे से दैट द किंग इज कमिंग,
उन्होंने कहा कि राजा आ रहा है। तो जरा गौर से देखेंगे, पैसिव जो होता है वो तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट हो, और यदि ऑब्जेक्ट ना हो तब की स्थिति में क्या करेंगे। अब यहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया, यानी ऑब्जेक्ट की जगह क्लॉज आ जाए पूरी, ये पूरा एक वाक्य है क्लॉज के रूप में। दे से दैट द किंग इज कमिंग, जब क्लॉज के रूप में पूरा सेंटेंस हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो आगे वाली क्लॉज है केवल उसका पैसे बना लेते हैं। तो क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में क्लॉज है, तो क्या करेंगे इसको, ये प्रेजेंट डेफिनेट में है दे से, तो ये हो जाएगा इट से शुरू करते हैं, इट इज सेड, इट इज सेड। मान लीजिए इधर होता दे सेड होता तो इट वाज सेड पास्ट में बना लेते, यानी प्रेजेंट डेफिनेट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लेके बनाते, और पास्ट का होता है पास्ट इंडेफिनेट का तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लेकर बनाते हैं पैसिव, राइट। और बाकी फिर पूरा जो कहता हूं लास्ट तक लिख देते, इस टाइप से आपका हो जाता। एक और विशेष प्रकार का सेंटेंस आता है, जैसे इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ये समय है दुकान को बंद करने का। जब इस टाइप से, इसमें आप एक चीज गौर से समझेंगे, इसमें ना तो मेन वर्ब है कहीं, क्योंकि इट इज टाइम मेन वर्ब नहीं है, इसके बाद इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव के बाद आपका ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में रखा है। जब ये स्थिति हो तो अपन को करना क्या है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप है, तो इसमें आपको क्या करना है, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, यानी ये इन्फिनिटिव को अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म देकर रखना है, यानी पैसे बनाना है, तो टू के साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसे भी यहां इंडिकेट होने लगेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म यहां जाने लगेगी और हेल्पिंग वर्ब यहां है, और ये ऑब्जेक्ट है इसको फॉर के साथ हम ले लेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे। अब अगला एक एग्जाम्पल में लेता हूं जो बहुत अच्छा है। एक एग्जाम्पल है, हु स्टोल माई वॉच, कि मेरी घड़ी किसने चुराई। तो आप पहले गौर से समझ लीजिए, मेरी घड़ी किसने चुराई, जब पैसिव का अर्थ निकलता है, जब हम पैसिव बनाते हैं तो अर्थ निकलता है कोई काम किसके द्वारा किया गया, यही। तो यहां जो चुराने वाला है वो हम जब भी कर्ता निकालते हैं तो हम बोलते हैं कौन, कौन का प्रश्न करते हैं, तो यहां कौन ही साक्षात करता है, हु स्टोल द वॉच, इस टाइप से। तो जब हु आ जाए तो अपन को करना क्या है, इसको समझ लीजिए, हु को डायरेक्ट बाई हुम कर दीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट तो हेल्पिंग वर्ब माई वॉच ऑब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से आ जाएगा बाज, बाई हुम बाज माई वॉच, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लीजिए स्टोलन लास्ट में। और इसी को हम ऐसे ही बना सकते हैं, अथवा में हु का हु रहने दीजिए, हु वाज माई वॉच स्टोलन, और बाई अकेला लास्ट में ले लीजिए, इस टाइप से ये बन सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा लेता हूं मैं, कि एग्जाम्पल है व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। तो अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो जब भी हम, ये इंटेरोगेटिव है वैसे और WH टाइप है, जब भी हम सेंटेंस में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जब निकालते हैं तो हम क्या पूछते हैं ना, तो यहां क्या अगर हम पूछेंगे तो यही आंसर आएगा, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में यही निकल के आएगा। तो इस स्थिति में करते क्या है, इसको हम ऑब्जेक्ट ही मानते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा जैसे व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। अगर हम इसका पैसिव में अर्थ सोचेंगे तो हम ये बोलेंगे क्या तुम्हारे द्वारा किया जाता है। प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ली जाएगी, यानी एजेएमआर लगेगा, तो व्हाट इज डन, क्या किया जाता है बाय यू, इस टाइप से ये हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक्टिव पैसिव का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, केवल 4-5 चीजें दिमाग में रखनी है। पहली चीज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर सबसे लास्ट में भेज देना है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आगे वाले टेंस के लिए नहीं, जिस भी जो भी टेंस को चेंज करेंगे उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उसमें लेंगे।
केवल 2 ऐसे टेंस होते हैं जिनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसी टेंस की रहती है, वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए पहले बीइंग लगाते हैं। यदि कोई मॉडल हो तो मॉडल के बाद मैंने बता दिया है बी लग जाता है, जैसे कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, शुड है शुड बी, इस टाइप से। इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, इस टाइप से हो तो उसके बाद भी बी लगा देना है। ये तो हुआ ये। इसके बाद मैंने इंपरेटिव आपको बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। अब आज की इस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल से नहीं जाने वाला, बल्कि आपको टोटल पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं एक्टिव पैसिव का, एक्टिव पैसिव की जड़। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप पूरा देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब एक्टिव पैसिव होता क्या है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस वो है जहां कर्ता अपनी जगह पर रहता है, ठीक, इतना याद रखिए कि एक्टिव वॉइस में कर्ता अपनी जगह पर रहता है और पैसिव वॉइस में कर्ता की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक, ऐसे समझिए। आपको कोई भी सेंटेंस होगा वो इस फॉर्मेट में मिलेगा। एफर्मेटिव होगा, कोई भी एफर्मेटिव होगा तो इस फॉर्मेट में मिलेगा। तो अमूमन अपन को इसी फॉर्मेट को अभी दिमाग में रखना है। यानी कर्ता होगा और कर्म होगा, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, अन्य, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, इस टाइप से मिलेगा। तो जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट अपन को ये रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपन को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर सबसे लास्ट में रखना है अदर के बाद, बाई के पहले। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में आपका आई हुआ तो इसको ऑब्जेक्ट बनाकर बाई मी कर देंगे लास्ट में, और ऑब्जेक्ट के रूप में मान लीजिए हिम हुआ तो इसका सब्जेक्ट जब हिम को बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही। ये कैसे बनता है इसके लिए मैंने यहां लिख रखा है पहले से। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, लेकिन जब यू को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो यू लिखेंगे। मी का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, लेकिन जब मी को सब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो आई लिखेंगे। ऐसे ये यहां दिया है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, वी का अस और नेम का नेम। अब नेम का नेम का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई किसी का नाम रखा हुआ ऑब्जेक्ट की जगह, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, किसी का भी नाम हो सकता है, तो जब उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो वही लिखेंगे, इतना दिमाग में रख लीजिए। या ऑब्जेक्ट के रूप में उसको जब चेंज करके लिखेंगे तो वही लिखेंगे। तो पहली चीज आपको एक्टिव पैसिव में ये ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर सबसे लास्ट में वाई एजेंट के साथ भेज देना है। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो दूसरा पॉइंट है आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि हमेशा कोई भी एक्टिव पैसिव बनेगा तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म बनेगी, लगेगी, बिना थर्ड फॉर्म के एक्टिव पैसिव नहीं बन सकता। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका टेंस में परिवर्तन। तो इसको जरा गौर से समझें। तो टोटल मिला के 12 टेंस होते हैं, 12 में से 4 का पैसिव नहीं बनता, 8 का बनता है। अब जो 4 हैं जिनका पैसिव नहीं बनता वो समझ लीजिए, तीनों आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं उनका पैसिव नहीं बनता, पहले तो इतना दिमाग में रखिए। फिर एक आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका पैसिव नहीं बनता, यानी 4 ये टेंस हो गए, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब जो बचे 8, उन 8 में से सभी का पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसको दिमाग में अच्छे से रखें। जो पैसिव वॉइस होता है एक्चुअली में, पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो केवल चेंज होती है, पूरा टेंस नहीं बदलता, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं? जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ठीक उसके आगे वाले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो यहां चेंज करने का मतलब केवल हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से है, पूरा टेंस बदलने से नहीं है। यानी पैसिव वॉइस में जिस भी टेंस को चेंज करते हैं उस यानी जिस भी टेंस का पैसिव बनाते हैं उस टेंस की केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, वो भी कैसे उसको समझ लीजिए। तो जिन 8 का पैसिव वॉइस बनना है उन 8 में से 2 पहले निकाल लीजिए। ये 2 कौन से हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका जब पैसिव बनाएंगे तो इनको किसी अन्य सेंटेंस से यानी अन्य टेंस की इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, बल्कि इन्हीं टेंसों की इनमें हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसी की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसी की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक। लेकिन चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो इनमें आईएनजी फॉर्म लगी होगी मेन वर्ब के साथ, तो यहां यानी जीरंड लगा होगा मेन वर्ब के साथ। तो चूंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगी, तो लेकिन जब इनको चेंज करेंगे तो इनमें हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। उन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग क्या कर देंगे? बीइंग लगा देंगे मुख्य क्रिया के पहले, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हमें बीइंग लगा देना है। ये तो हो गई इनकी बात। अब जो 6 बचे, 8 में से 2 ये निकाल दिए, 6 जो बचे उनको कैसे परिवर्तित करेंगे इसको समझ लीजिए। मान लीजिए
आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो पूरा नहीं जाता बल्कि कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। तो जो भी ये 6 टेंस और बचे हैं उनको जब परिवर्तित करेंगे तो ठीक अपने से आगे वाले में, कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब होगा तो उसी में रहेगा वो, क्योंकि उसमें बीइंग लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता। अब ऐसी पास्ट में आप कर लीजिए, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस उसी में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी जब पास्ट परफेक्ट आएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, इस टाइप से हो जाता है। ऐसी फ्यूचर है तो फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनेट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को बदलते नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बदलते नहीं है। तो ये तो हो गए आपके 12 टेंस। अब 12 टेंस के अलावा आपकी मॉडल्स वर्ब भी आती हैं, तो मॉडल जब कोई भी आए मॉडल वर्ब तो उसमें क्या करना है, मान लीजिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब की जगह आ गया कैन, तो कैन बी, कुड आ गया तो कुड बी, कोई भी मॉडल आ जाए उसके बाद बी लग जाना है, यानी कैन बी, कुड बी, शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, इस टाइप से जो भी मॉडल हुआ उसके बाद बी लगा देना है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, कभी कभार हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी टेंस ना मिलकर हो सकता है आपको मिल जाए H2, M2, R2, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये चीजें मिल जाए इनका पैसे बनाना हो तो ये वही रहती हैं, बस अंतर कितना हो जाता है, जैसे मान लीजिए आ गया M2 तो इसका जब पैसे बनाएंगे तो हो जाएगा M2B, H2 आ गया तो इसका जब पैसे बनाएंगे तो हो जाएगा H2B, इस टाइप से हो जाता है। तो आप आई थिंक इतना समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या क्या बताया। अब जरा फिर से मैं इन चीजों को आपको दोहराई देता हूं। पहली चीज ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर सबसे लास्ट में भेज देना है। दूसरी चीज वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, टेंस कैसे परिवर्तित होना है ये मैं बता चुका हूं। इसके बाद मॉडल कैसे चेंज होती है वो मैं बता चुका हूं, और H2, M2, was to, were to, has to, have to be, has to, have to, had to, इस टाइप से आ जाए, will have to, shall have to आ जाए तो इनके बाद बी लगा देना है टू के बाद, जैसे will have to आ गया तो will have to be हो जाएगा, ऐसे करना है। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि आपको 4 प्रकार से सेंटेंस मिलेगा, या तो एफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, या आपको हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है जिसको हम लोग यस नो टाइप बोलते हैं वो मिलेगा, या आपको WH टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव मिलेगा। तो यदि आपको पैसिव में कोई भी टेंस का आपको अफर्मेटिव मिले तो उसका अपन जब पैसिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव ही बनाएंगे, यानी अफर्मेटिव में ही बनेगा। नेगेटिव का नेगेटिव में बनेगा, यस नो टाइप होगा तो यस नो टाइप का अपन को यस नो टाइप में ही बनेगा, ठीक है। फिर WH टाइप होगा तो WH टाइप का WH टाइप की तरह बनेगा। तो ये तो हो गई इसकी बात, मेन बात है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, ही टीचेज मोहन, वो मोहन को पढ़ाता है, तो किसे पढ़ाता है। जब भी ऑब्जेक्ट निकालना हो तो मैं आपको 2 शब्द बताता हूं, ये ध्यान दीजिए, क्या या किसको या किसे पूछ लीजिए तो ऑब्जेक्ट निकल आता है सेंटेंस से। जैसे वह मोहन को पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, मोहन को, इस टाइप से किसे या क्या पूछिए तो उत्तर मिल जाएगा, जो उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, चूंकि यहां नाम है तो मोहन ही रहेगा, चूंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट है तो प्रेजेंट डेफिनेट को कॉन्टिन्यूअस में ले जाते, यानी ले जाने का मतलब क्या है, केवल कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, तो मोहन इज टॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लास्ट में, यहां सब्जेक्ट है ही तो ही का ऑब्जेक्ट होगा बाई हिम, यानी ही का हिम बनाकर बाई के साथ ले लेंगे। अब यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता, ही डज नॉट टीच मोहन, तो यहां इज नॉट हो जाता है, यानी निगेटिव है तो निगेटिव की तरह, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव की तरह, ठीक। इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, तो ये तो हो गया आपका पहली चीज। दूसरी चीज, अब एक एग्जाम्पल और हो सकता है आपका, जैसे है ही टीचेज मी इंग्लिश, वो मुझको इंग्लिश पढ़ाता है, तो क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। किसको पढ़ाता है, मुझे। तो ये यहां 2 ऑब्जेक्ट मिल गए, जब 2 ऑब्जेक्ट मिल जाए तो किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, एक को वहीं छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इंग्लिश को बनाया तो इंग्लिश यहां आ जाएगा, इंग्लिश इज टॉट मी या टॉट टू मी बाई हिम, या मी को बनाते हैं तो मी का आई हो जाएगा, आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम, इस टाइप से बन जाएगा। और यही चीज नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी बनाना चाहें तो जैसे कि रूल होता है वैसे ही हम बनाएंगे। अब बात करता हूं मैं इसके अलावा, ये तो हो गया आपका, अब मैं बात करता हूं आपका इंपरेटिव, कि इंपरेटिव अगर कोई टेंस आपका आ जाए तो उसको हम कैसे
एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो पहले तो ये चीज दिमाग में रख लीजिए, जो इंपरेटिव होता है उसमें 3 भाव होते हैं, आज्ञा, प्रार्थना या सलाह का। मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल लूंगा, उसके थ्रू सब कुछ बताऊंगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए, आज्ञा, प्रार्थना या जो सलाह होगी इंपरेटिव में, तो 3 विधियों से बन सकता है। पहली जो विधि है वो है भाव विधि। भाव विधि में होना क्या है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, ब्रिंग मिल्क, दूध लाओ, तो इसमें आज्ञा का भाव है। तो अपन वो भाव विधि से क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड। जो भी भाव हुआ, मान लीजिए प्रार्थना का हुआ तो यू ऑर्डर्ड की जगह रिक्वेस्टेड हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। मान लीजिए सलाह हुआ तो यू आर एडवाइज्ड, और टू लगाकर पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों इस टाइप से हो जाएगा। अब यही सेंटेंस में अगर होता डू नॉट ब्रिंग मिल्क, तो डू नॉट को दिखाने के लिए टू के पहले नॉट टू कर देते। अगर होता नेवर ब्रिंग मिल्क तो नेवर टू कर देते। एवर होता तो एवर टू कर देते। ऑलवेज होता ऑलवेज टू कर देते। मान लीजिए इधर लगा होता प्लीज ब्रिंग मिल्क, तो प्लीज के लिए यहां रिक्वेस्टेड दिखा देते और प्लीज यहां से हटा देते, क्योंकि रिक्वेस्ट में वो प्लीज आ गया। तो ये हो जाता यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मिल्क। और यही होता प्लीज डू नॉट ब्रिंग मिल्क, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ब्रिंग मिल्क। इस टाइप से हो जाता। तो एक विधि तो इंपरेटिव को बनाने की ये है, और दूसरी विधि जो है वो है आपकी लेट का प्रयोग करके। तो लेट में क्या होगा, पहले लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है अपना, मिल्क, तो लेट मिल्क, और फिर बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग की ब्रॉट हो जाएगी। इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब जो तीसरी विधि है वो शुड का प्रयोग करके है। शुड का प्रयोग करके कैसे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे मिल्क, और चूंकि शुड एक मॉडल है तो मॉडल के साथ बी भी लगेगा, मिल्क शुड बी ब्रॉट। इस टाइप से हो जाएगा। अब यही मान लीजिए डू नॉट होता, इन दोनों विधियों में डू नॉट कैसे फिक्स करते, तो डू नॉट की जगह यहाँ नॉट बी कर देते, यहाँ भी नॉट बी। नेवर होता तो नेवर बी, ऑलवेज होता तो ऑलवेज बी। इस टाइप से मैंने ये आपको बता दिया। एक्टिव पैसिव के अंतर्गत एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट कि जो स्टूडेंट को बहुत ही परेशान करता है, लेकिन आज की वीडियो के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको कभी परेशान नहीं करेगा, आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसी कुछ प्रपोजिशन होती हैं जो एक्टिव पैसिव में प्रयोग होती है। अब चूंकि एक्टिव पैसिव में आप जानते होंगे कि प्रपोजिशन में अगर कोई प्रपोजिशन एजेंट के रूप में काम करती है तो वाई प्रपोजिशन काम करती है, अमूमन आपने ये सुना होगा। लेकिन कई ऐसी जगह होती है जहां हम वाई का यूज नहीं कर सकते, उधर अदर प्रपोजिशन का यूज होता है एजेंट की जगह। जैसे ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। जब इसको पैसे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हिज वर्क इज डन बाय हिम। जो ये वाई हिम है यही वाई एजेंट है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम वाई एजेंट का यूज ना करके बल्कि हम अदर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्यों करते हैं ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। यानी अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, इस चीज को रट लेता है, लेकिन रटना नहीं है, उसको सीखना है कि आखिर ये क्यों होता है, क्यों वाई का यूज नहीं होता, उसकी जगह अदर प्रपोजिशन का यूज होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं पहले बता दूं आपको, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद वाई प्रपोजिशन का यूज ना होकर बल्कि कुछ अलग प्रपोजिशन जैसे एट, विद, इस टाइप से यूज होता है। तो पहले समझिए, पहला जो पॉइंट है, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ वाई एजेंट नहीं लगेगा। सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, निराश, डिस्ट्रेस, तनाव में होना, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड। यानी ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ वाई एजेंट ना लगकर एट लगता है। अब अक्सर स्टूडेंट ये चीज याद कर लेते हैं कि इनको रट लिया और कह दिया इनके साथ एट लगता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, इस पर विचार करते हैं। तो ये चीज आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से आ सकती है, समझ लीजिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने, इंटेलिजेंस ने मुझे सरप्राइज किया। अब इस पर अगर हम विचार करें तो आप एक्टिव पैसिव अगर बनाना आता हो, अगर जिसको नहीं आता है, एक्टिव पैसिव के मैं 2-3 वीडियो दे चुका हूं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। तो चूंकि आप जानते हैं जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर सबसे लास्ट में भेज देते हैं, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। बाकी आप उन वीडियो से कवर कीजिएगा। तो चूंकि इसमें मैं ये चीज केवल बताने वाला हूं, देखें, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे चकित किया। यानी मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर चकित था। किसका अर्थ आया, पर का।
तो जहां भी पर का अर्थ आए, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, वहां एट लगाना है। तो जितने हैं ये वर्ड्स, इन सबके साथ जब इनका यूज करेंगे, आप सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनमें पर का अर्थ आ रहा है, पर का। ध्यान दीजिएगा, किसका? पर का। तो आप जानिएगा उधर प्रपोजिशन एट लगेगी, बाई एजेंट का यूज नहीं होगा। कैसे होगा इसको समझते हैं। जैसे योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे चकित किया, यानी मी को ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो लिखेंगे आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, एट योर इंटेलिजेंस। इस टाइप से ये सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर? यानी सरप्राइज्ड एट, किसी पर चकित होना, तो ये पर का अर्थ आ रहा है इसलिए एट हो गया। अब हाँ, यहां हम ये नहीं कर सकते कि आई वाज सरप्राइज्ड बाय योर बिहेवियर, नो, यहां एट लगेगा। तो जितनी ये प्रपोजिशन ऊपर मैंने लिखी हैं, इन सब में एट का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि पर का अर्थ आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरा इसका एग्जाम्पल। हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी, उसकी हार ने मुझे डिस्ट्रेस किया, माने तनाव में ला दिया, तो मैं उसकी हार पर तनाव में था। ये चीज बोलेंगे ना, तो आई वाज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड एट हिज डिफीट, एट हिज डिफीट, है ना। अब चूंकि ये भी एक दूसरा तरीका है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। चूंकि यहां जो बिहेवियर है, योर इंटेलिजेंस है, योर इंटेलिजेंस, इधर उसकी हार, तो ये एक टाइप से कहा जाए तो ये इंटेलिजेंस हो गया, हार हो गया, ये कोई पर्सन नहीं है, यानी व्यक्ति नहीं है। और जब व्यक्ति ना हो तो हम बाई एजेंट नहीं लगा सकते। ध्यान दीजिएगा, हम क्या लगाएंगे? उधर एट लगाएंगे, क्योंकि पर का अर्थ आ रहा है। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखते हैं अगला। अब जैसे ये दिया नॉन टू, नॉन और ऑब्लिस्ट, इनके साथ टू लगता है प्रपोजिशन, यानी बाई एजेंट ना लगकर टू का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जहां भी आए आपका को का अर्थ, तो समझ जाइए वहां हमें टू लगाना है। तो देखें, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। गांधी जी नोज एवरीबडी, सॉरी एवरीबडी नोज गांधी जी, यानी प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। तो इसका अगर हम पैसे बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? गांधी जी को, यानी जो गांधी जी हैं वो सब व्यक्ति को परिचित है, यही बोलेंगे ना। तो क्या बोलेंगे? गांधी जी इज नॉन टू एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को, राइट, प्रत्येक व्यक्ति को परिचित, एवरीबडी, इस टाइप से। तो नॉन टू ऑब्लिज्ड टू, इनके साथ टू लगता है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ विद का यूज होता है। क्यों होता है वो समझ लीजिए। प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, डिसगस्टेड विद, चार्म्ड विद, थ्रॉन्ग्ड विद, लाइन्ड विद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो अर्थ आएगा वो आएगा आपका से या साथ का, साथ में है, साथ का अर्थ आता है, समझिएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इसलिए यहाँ विद लगाते हैं। देखो, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर, तुम्हारे काम ने ऑफिसर को संतुष्ट किया। लेकिन जब इसका हम पैसे बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? ऑफिसर तुम्हारे काम से संतुष्ट है, यही चीज बोलेंगे ना, तुम्हारे काम से, यानी तुम्हारे काम के साथ संतुष्ट थे, राइट। तो क्या बोलेंगे? तो द ऑफिसर्स, जब पैसे इसका बनेगा, द ऑफिसर्स वर सेटिस्फाइड विद योर, क्या, योर वर्क। इस टाइप से आपका हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरे बर्ताव ने उसे खुश किया। अब जब इसको पलट के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पैसे में हम लोग बोलेंगे वह मेरे बर्ताव से खुश था या मेरे बर्ताव के साथ खुश था, ये चीज बोलेंगे ना अपन। तो बस बना लीजिए इसको। तो हिम का हो जाएगा ही वाज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब और आगे देखते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कुछ और ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ बाई एजेंट का यूज नहीं होता। वो कौन कौन है समझ लेते हैं। जैसे कंटेन्ड, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, इनके साथ बाई एजेंट का यूज नहीं होता, बल्कि इनका यूज होता है। इनका क्यों यूज होता है समझिए।
ये एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं बता दूं क्योंकि इसमें अर्थ आता है जो आपका जब पैसे बनाएंगे तो अर्थ आएगा मैं का, ठीक, तो इसलिए इन लगाते हैं, ध्यान आगे समझ में। अब देखते हैं, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी थिंग्स, इस बॉक्स में बहुत सारी चीजें हैं, राइट, तो इसको आप समझते हैं। तो मेनी थिंग्स क्या है, बहुत सारी चीजें। जब ऑब्जेक्ट पैसे बनाते तो ऑब्जेक्ट लेते ना, तो मेनी थिंग्स जब बनाएंगे तो लिखेंगे मेनी थिंग्स आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो मेनी थिंग्स आर कंटेन्ड, कई चीजें हैं इस बॉक्स में, ये चीज बोली कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, ये चीज हो जाएगा, क्लियर। तो बाई एजेंट का इसमें यूज ना होकर इनका यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैं का अर्थ आ रहा। अगला एग्जांपल देखते हैं, दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर, ये केस लॉयर को इंटरेस्ट करता है, यानी अभिरुचि है उनकी इस केस में। तो सीधी सी बात है, जो लॉयर है, यहाँ लॉयर की जगह लॉयर्स, तो लॉयर्स इस केस में इंटरेस्टेड हैं, ऐसा बोलेगा, मतलब जब पैसे बनाएंगे तो हो जाएगा द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस, इस केस में, क्लियर। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, तो ध्यान दीजिए, जहां भी पर का अर्थ आए उधर एट लगाना है, जहां भी से या साथ का अर्थ आए उधर विद लगाना है, और जहां मैं का अर्थ आ जाए उधर इन लगाना है, राइट। अब देखते हैं, कुछ ऐसे एक्टिव पैसिव होते हैं कि जहां बाई एजेंट बनते ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आपको भी समझा रहा हूं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कर्ता के रूप में जिनका बाई एजेंट नहीं बनाते। जैसे एग्जाम्पल दिया है, समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुराया है। तो हम क्या बोलते, जब किसी ने चुराया है तो क्लियर तो है नहीं किसने चुराया, उसका नाम भी नहीं लिया गया, ना ही ये कहा गया कि मोहन ने चुराया, सोहन ने चुराया, राइट। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो डूअर क्लियर नहीं है, राइट। और जब क्लियर ना हो तो हम क्या करते हैं, उसका बाई एजेंट नहीं बनाते। तो इसका जो पैसिव बनेगा वो कैसे बनेगा, समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो माय पेन लिखेंगे, माय पेन हैज बीन स्टोलन बाय समवन, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी ने ही तो चुराया होगा, कौन क्लियर है, तो इस चीज को यहाँ ये चीज नहीं लिखी जाएगी, राइट। अब ऐसे कौन कौन से और अन्य हैं जिनका बाई एजेंट नहीं बनता, तो समझ लीजिए, जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन माने अनिश्चित प्रोनाउन, जैसे वन, समवन, नन, है ना, इनका पैसिव वॉइस नहीं, इनका पैसिव वॉइस में बाय एजेंट इनका नहीं बनता। वन, समवन, नन, है ना, इस टाइप से ये जो आ जाते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। यानी जहां डूअर या तो बिल्कुल क्लियर ना हो या फिर ये चीज निश्चित हो। जैसे अभी एक अगले एग्जांपल समझिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल पूरे संसार में लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश। तो हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो हम इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको जब बनाएंगे तो लिखेंगे इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बाई पीपल, लोगों द्वारा बोली जाती है। तो एक बात मुझे बताइए, जानवर तो इंग्लिश बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो लोग ही। तो यहाँ ये बाई एजेंट जो है वो गलत है, यहाँ ये चीज नहीं होगी। तो आपको यहाँ दो बातें समझ में आई होगी। पहली बात कि जहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, यानी समवन, वन, एनीवन, नन, इस टाइप से मिले, तो उसका बाई एजेंट नहीं बनाते, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं होता है किसने कार्य किया, राइट। पहली शर्त ये हो गई। और दूसरी जो शर्त हुई वो ये हुई कि जब बिल्कुल क्लियर हो कि कोई चीज जो है, जो कोई कार्य है, वो कोई निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति विशेष ही उसको करता है, तो उसका बाई एजेंट नहीं बनेगा। जैसे इंग्लिश है, लोग ही बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है बाई एजेंट नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात। जैसे मैं एक एग्जाम्पल कहूँ, चोर को पुलिस ने पकड़ा, ठीक, चोर को पुलिस ने पकड़ा। अब जो चोर है, तो इसमें जो पुलिस है उसका बाई एजेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पुलिस का जो काम है वो चोर को पकड़ना है। अब यही चीज अगर हो कि गांव वालों ने चोर को पकड़ा, तो गांव वालों का चोर को पकड़ना काम नहीं है, लेकिन उन्होंने पकड़ा, तो अब क्या हो जाएगा, इसका बाई एजेंट बनेगा, ठीक है, राइट। जैसे एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं कि द पुलिस कॉट द थीफ, कर लेते हैं इसको, द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, राइट।
किसको पकड़ा? चोर को। तो द थीफ आपका हो जाएगा द थीफ वाज कॉट, चोर को पकड़ा गया। अब बाय द पुलिस करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पुलिस ने ही पकड़ा होगा। अब इसकी जगह पुलिस की जगह हम लिखते हैं द विलेजर्स, गांव वालों ने पकड़ा, तो इसका बाय एजेंट बनेगा, बाय द विलेजर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गांव वालों का काम नहीं था वो करना, लेकिन उन्होंने किया। जब ये सिचुएशन होती है तो हम बाय एजेंट इस तरीके से यूज करते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आपको ये पता चल गया होगा कि बाय एजेंट कहाँ नहीं लगता, कहाँ लगता है। तो आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।